हेलो फ्रेंड्स, 23 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 10 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, मीरा कुमार इज अपोजिशन कैंडिडेट। तो फॉर्मर लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार हैज बीन सिलेक्टेड। ये अपोजिशन की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। बीजेपी ने अपना नॉमिनी डिक्लेयर किया था रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ये प्रेजेंटली बिहार के गवर्नर है और ये बिहार से है। ही इज फ्रॉम यूपी एंड मीरा कुमार इज फ्रॉम बिहार। दोनों शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं। और जो अपोजिशन कैंप में थे, जनता दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी ऑफ नीतीश कुमार जो बिहार के हैं, उन्होंने कैंप शिफ्ट किया। उन्होंने कहा कि हम रामनाथ कोविंद को सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये बिहार के गवर्नर है। तो उसके बाद अब अपोजिशन ने मीरा कुमार को फॉरवर्ड किया है क्योंकि ये खुद बिहार से है, तो इनको डायलेमा में डालने के लिए। लेकिन रिजल्ट्स आर क्लियर। जो नंबर्स है वो ऑफकोर्स मिस्टर रामनाथ कोविंद बीजेपी कैंडिडेट के फेवर में है क्योंकि उनके पास मेजोरिटी होगी यहाँ पे, तो ज्यादा फेवरेबल यही कैंडिडेट है। तो ये दो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के कैंडिडेट है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले थोड़े दिनों में, तो रिजल्ट्स विल बी आउट। हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया द एंटायर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको पता होना चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है कुलभूषण जाधव फाइल्स मर्सी पिटिशन बिफोर पाकिस्तान मिलिट्री चीफ। तो ये मिस्टर कुलभूषण जाधव है, इंडियन नेवल ऑफिसर। इनको अरेस्ट किया गया है बाय पाकिस्तान और इनका अभी रिसेंटली वीडियो रिलीज किया गया जिसमें इन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ये बालूचिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, मतलब कि टेररिज्म सपोर्ट करने में यहाँ पे वो इन्वॉल्व थे। तो ये बालूचिस्तान रीजन जो है ये पाकिस्तान का रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे वो रॉ ऑपरेटिव है, ये वो कन्फेस कर रहे हैं। पर यहाँ पे जो इनके ऊपर ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट ने अप्रैल 2017 में डेथ सेंटेंस अनाउंस किया था। तो ही हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ मिलिट्री कोर्ट में। तो ये जो सेंटेंस आया था उसके बाद इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच किया कि ये डेथ सेंटेंस तो उन्होंने प्रोवाइड कर लिया, पर हम कॉन्सुलर एक्सेस मांग रहे, हम इनसे मिलना चाहते, हम यहाँ पे इनको असिस्टेंस देना चाहते। पाकिस्तान कंप्लीटली हमको रिफ्यूज कर रही है। तो अब इनका यही वीडियो भी आया है और कहा गया है कि इन्होंने मर्सी पिटिशन के लिए फाइल किया है, कन्फेस करके कि आर्मी चीफ पाकिस्तान के इनको मर्सी दे। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केस गया है उसमें अभी तक यही डेवलपमेंट हुआ है कि उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ने कहा है कि पाकिस्तान ये डेथ सेंटेंस इफेक्ट नहीं कर सकती या उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, इस पे हॉल्ट किया, उन्होंने टेम्पररी स्टे लगाया है। तो अब वही है केस, ये आईसीजे में हियरिंग होगा। और इंडिया कहती है कि ये जो वीडियो भी रिलीज किया गया है ये एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ एक्सेस नहीं दे रहे ट्रायल में, मर्सी पिटिशन के प्रोसेस में क्या डिटेल्स है वो हमको नहीं दे रहे, कुछ एक्सेस नहीं दे रहे। प्लस ये जो वीडियो रिलीज करके ये चाहते हैं कि जो आईसीजे के सामने केस चल रहा है उसमें प्रिजुडाइस बायस आ जाए। तो ये उनका अटेम्प्ट है, ऐसे इंडिया का स्टेटमेंट है। तो ये है बालोचिस्तान रीजन यहाँ पे। तो ये बालोचिस्तान रीजन जो पाकिस्तान का यहाँ पे अनरेस्ट इसलिए है क्योंकि ये पहले प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ये प्रिंसली स्टेट्स आप देख सकते हैं, 4 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ये 4 प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया। तो इनमें से 3 ने पाकिस्तान को 1947 में ही ज्वाइन कर लिया। तो ये भी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन पाकिस्तान का प्रॉब्लम था। तो इसमें से जो चौथा था कलत, उन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान ने आर्म फोर्सेस यूज करके कलत को कैप्चर कर लिया, पर कलत तब से इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे हैं। तो अब तक बालोचिस्तान रीजन में ये फाइट चल रहा है। तो ये स्टेटस है। फिर अगला न्यूज आइटम है अ लॉ दिस टाइम फॉर एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई रहता नहीं है। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जहाँ पे कंट्रीज और सिटीजन्स का कोई क्लेम नहीं है। तो ये कॉन्टिनेंट के लिए एक ट्रीटी भी है, एंटार्क्टिका ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी। इवन इंडिया ने इसको साइन किया है। तो इंडिया का ये साइन करने से हमने उसके बाद यहाँ पे स्टेशन भी एस्टेब्लिश किए। हमारा फर्स्ट जो बेस स्टेशन यहाँ पे बना था वो था दक्षिण गंगोत्री इन 1984। तो उसके बाद ये फिर सबमर्ज हो गया था, तो अब इसको सिर्फ एक सप्लाई बेस की तरह यूज किया जा रहा है। फिर यहाँ पे हमने नया स्टेशन बनाया मैत्री, तो इसको अभी एक्सपांड करने के भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और तीसरा स्टेशन भी हमारा यहाँ पे भारती, तो भारती जो है वो लेटेस्ट स्टेशन है, 2015 में कमीशन किया गया। तो हमारा एंटार्क्टिक रिसर्च प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। तो इसलिए इंडिया ने कहा है कि हम एक डेडिकेटेड एंटार्क्टिक पॉलिसी और लॉ बनाएंगे और ये लॉ को विंटर सेशन में पार्लियामेंट में प्रोड्यूस भी किया जाएगा। तो ये जो है ये लॉ बनाएगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है जो ये पूरा अंडरटेक करती है एंटार्क्टिक रिसर्च प्रोग्राम। तो ये जो नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च है जिनके अंडर ये प्रोग्राम होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ही आते हैं।
तो यहाँ पे एंटार्क्टिक ट्रीटी जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आप यहाँ मिलिट्री एक्टिविटी नहीं अंडरटेक कर सकते। यहाँ ये सिर्फ साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज हो सकता है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं हो सकते, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल नहीं हो सकता। तो ये सब प्रोविजन है, हमको इनको अडर करना है, इनको फॉलो करना है। इवन यहाँ पे और कंजर्वेशन जो कन्वेंशन है उनको इसमें अटैच किया गया है टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी। तो कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक सील, तो यहाँ पे जो एनिमल बायोडाइवर्सिटी है उसको, मरीन लिविंग रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना भी यहाँ पे प्रोविजन किया गया है इन द इंटरनेशनल लॉज। तो हमको इन सबको फॉलो करना है, इसीलिए एक डेडिकेटेड एंटार्क्टिक पॉलिसी और लॉ बनाया जाएगा। तो ये है। तो यहाँ पे ये जो है स्टेशन आप देख सकते हैं, एक है दक्षिण गंगोत्री, फिर है मैत्री। दक्षिण गंगोत्री पहली थी, उसके बाद है मैत्री, और फिर तीसरी है भारती जो 2015 में कमीशन की गई। तो यहाँ पे हम रिसर्च प्रोग्राम्स लेते हैं, एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, अर्थ, केमिकल, मेडिकल साइंस रिसर्च प्रोग्राम्स यहाँ पे किए जाते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है पट्टिसीमा कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ डेल्टा फार्मर्स अगेन। तो ये है पट्टिसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये 1300 करोड़ का एम्बिशियस प्रोजेक्ट था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का। तो ये प्रोजेक्ट लिंक करता है दो रिवर्स, गोदावरी और कृष्णा रिवर। तो इसमें से गोदावरी रिवर है वो सरप्लस है, तो कृष्णा रिवर यहाँ पे डेफिसिट होता है। तो कृष्णा रिवर डेल्टा के फार्मर्स को यहाँ पे पानी पहुंचाया जाएगा इससे। तो ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। तो गोदावरी में कहा जाता है कि इसके 3000 TMCFT यहाँ पे वाटर जो है वो वेस्ट की तरफ सी में चला जाता है हर साल। तो इसको फ्रूटफुली यूज किया जा सकता है, इसीलिए ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किया गया। तो ये गोदावरी रिवर है और ये कृष्णा रिवर। तो ये पट्टिसीमा रीजन यहाँ पे है जो है, तो ये पूरा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में जो मेजर हर्डल आया वो था ये पोलावरम राइट कनाल प्रोजेक्ट। तो 174 किलोमीटर पोलावरम राइट कनाल प्रोजेक्ट जो था, इसकी वजह से काफी दिक्कतें आई, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन करना था, क्योंकि कनाल की वजह से यहाँ पे लैंड सबमर्जेंस होता, मतलब पानी में आ जाता, तो ये सबमर्जेंस होगा, इसलिए यहाँ पे लैंड अक्वायर करना था। और ये जो सबमर्ज रीजन था वो सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं, एडजॉइनिंग स्टेट्स में भी था। तो यहाँ पे ये मेजर कंसर्न था, पर अब गवर्नमेंट ने, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सब कुछ ओवरकम किया है और इसको कंप्लीट किया है। और ये थर्ड टाइम है कि यहाँ पे वाटर फ्लो किया गया टू दी कृष्णा रिवर डेल्टा फार्मर्स। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया है इन रिवर वाटर शेयरिंग एंड इवन लिंकिंग रिवर वाटर्स। तो ये एक डेवलपमेंट है। तो ये दिखाया गया। तो यही है, ये पोलावरम प्रोजेक्ट कई बार न्यूज में आ चुका है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। फिर अगला न्यूज आइटम है PSLV will lock heavyweight Cartosat 2 into orbit on Friday। तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C38 आज लॉन्च करेगी Cartosat 2 सीरीज सैटेलाइट। तो ये Cartosat 2 सीरीज सैटेलाइट है मेन पेलोड, और उसके अलावा 30 को पैसेंजर सैटेलाइट से जो लॉन्च किए जाएंगे। तो 30 में से एक है न्यूसैट जो है नैनो सैटेलाइट इंडिया का। ये नूरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी है कन्याकुमारी की, उनकी ये सैटेलाइट है नैनो सैटेलाइट, जो प्रोवाइड करेगी इमेजरी, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट एप्लीकेशंस के लिए। तो ये एक नैनो सैटेलाइट है। उसके अलावा जो बाकी 29 नैनो सैटेलाइट्स है वो 14 कंट्रीज की सैटेलाइट्स है जो हम लॉन्च करने वाले। तो ये इंटरनेशनल सैटेलाइट जो है काफी सारी कंट्रीज, फ्रांस, जापान, जर्मनी, यूके, यूएस, इन सब की भी सैटेलाइट्स यहाँ पे नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएगी। तो इसके लिए कमर्शियल अग्रीमेंट्स होते हैं। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो कमर्शियल आर्म है इसरो का, तो ये अग्रीमेंट्स करते हैं इन सारी कंट्रीज के साथ और उसके बेसिस पे पेमेंट किया जाता है। हम ये कमर्शियल सर्विसेज देते हैं और ये लॉन्च करते हैं, क्योंकि इंडिया से लॉन्च करना काफी चीप होता है, काफी सस्ता पड़ता है इनको। तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज कैपेबिलिटीज होते हुए भी हमारे सर्विसेज यूज करते हैं। तो ये है, तो ये पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये सैटेलाइट जो है 31 सैटेलाइट्स, ये जो कार्टोसैट 2 सीरीज है वो मेन पेलोड है। टोटल वेट जो है वो है 955 kg का। और कार्टोसैट 2 सीरीज क्या सैटेलाइट है, ये मैपिंग पर्पसेस के लिए सैटेलाइट यूज की जाती है। तो ये कोस्टल लैंड यूज, रोड नेटवर्क रेगुलेशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS के लिए ये कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट यूज की जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये पोलर्स के पास होता है। तो ये इक्वेटर्स प्लेन से देखा जाएगा तो ये काफी बड़ा एंगल बनाते हैं, अराउंड 81 to 82 डिग्री एंगल होता है इनका इक्वेटर से। और ये देखने के लिए हम ये GIF देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। तो ये सैटेलाइट इसमें
ट्रैवर्स करता है। तो यहाँ पे इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये सैटेलाइट हमेशा लाइटेड रीजन में होगा। तो जो अर्थ सन का शैडो रीजन आता है, अर्थ सन लाइन, तो ये जो रीजन पॉइंट है यहाँ पे, ये लाइन से मतलब ये सर्कल पूरा है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो कहते हैं, तो ये साइड पे हमेशा डे लाइट होगी और यहाँ पे नाइट होगा। तो ये सैटेलाइट ऐसे होना चाहिए कि ये डे लाइट रीजन में रहे। तो ये क्योंकि ये मैपिंग पर्पसेस के लिए इमेजेस लेते हैं, तो अगर नाइट रीजन में होगा तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा, और इट्स कैन इजीली टेक हाई रेजोल्यूशन इमेजेस अगर ये इस रीजन में, तो इसीलिए ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है इनकी। तो ये अगर बाकी हमने जो देखी है वो है जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होती है वो तो पैरेलल टू द इक्वेटर भी होती है, तो इक्वेटर से वो एंगल बनाती है, लेसर एंगल होता है, तो वो थोड़ा रीजन फिर नाइट रीजन में भी आ जाएगा, डार्क रीजन में भी। तो इसीलिए वो ये कार्टोसैट सीरीज सैटेलाइट्स के लिए मैपिंग पर्पसेस, रिमोट सेंसिंग पर्पसेस जो बोलते हैं, वो सैटेलाइट्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है, इंडिया फ्लैग्स यूएस मिलिट्री एड टू पाकिस्तान। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब विजिट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट अब हाईलाइट की है कि ये जो अमेरिकन मिलिट्री असिस्टेंस कंटिन्यूसली मिल रहा है पाकिस्तान को, तो इसको एंड करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से वो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्ट करती है और इंडिया में टेररिस्ट एक्ट्स होते हैं। तो ये हम एक पॉइंट हाईलाइट करने वाले हैं। इवन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने यही पॉइंट हाईलाइट किया है विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। वो कह रहे हैं कि एडवर्सरी जो है वो सेफ हेवन्स प्रोवाइड करता है टेररिस्ट को जो अफगानिस्तान को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे अफगानिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज भी ये एडवर्सरी मतलब कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया। इसके अलावा इंडिया यूएस के बीच में डिफेंस डील भी होने वाली है। ये जो 22 ड्रोन्स है वो सेल होने वाले इंडिया को, तो ये जो है डील, इसको भी यूएस ने क्लियर किया है। फिर अगला न्यूज आइटम है, प्लास्टिक बुलेट्स सेंट टू कश्मीर। तो कश्मीर में जो अनरेस्ट चल रहा है इसको अब 1 साल हो जाएगा। तो ये हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर थे बुरहान वानी, तो इनका जो गन बैटल में डेथ हुई उसके बाद से जुलाई 8, 2016 से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे, तो इसकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी होगी, तो तब एक्सपेक्टेड है कि प्रोटेस्ट और इंक्रीज हो गए। तो अब यहाँ पे प्लास्टिक बुलेट्स जो लेस लीथल है, लेस हार्मफुल है, इसका फर्स्ट बैच यहाँ कश्मीर वैली में पहुंचाया गया है। तो इससे पहले जो पैलेट गन्स यूज किए जाते थे वो काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में रहे हैं, उनकी वजह से 13 डेथ्स हो गई है। तो ये मेटल हेड है उतारन का, तो ये मेटल हेड की जगह यहाँ पे अब प्लास्टिक हेड होगा। तो ये मेटल हेड से इवन आई इंजरीज जो हुई है उससे कई लोग ब्लाइंड हो गए हैं, तो काफी सारी इंजरीज भी हुई है इन पैलेट गन से। तो अब ये प्लास्टिक गन्स यूज किए जाएंगे। तो यही है, ये कैजुअलिटीज भी यहाँ दिखाया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है, आर्मी सर्च फॉर बेसिक असॉल्ट राइफल सेट टू स्टार्ट अगेन। तो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है ये 7.62 mm असॉल्ट राइफल की। तो ये असॉल्ट राइफल अक्वायर करने के लिए उन्होंने पहले भी अटेम्प्ट किया था। तो एक्चुअली ये ट्राई सर्विस रिक्वायरमेंट है, पर आर्मी लीड एजेंसी है यहाँ पे। तो ये जो असॉल्ट राइफल एक्वायर की जाएगी, तो पहले वो चाहते थे कि इंटरचेंजेबल बैरल केपेबल राइफल हो जो बोथ 5.56 mm और 7.62 mm कैलिबर बुलेट्स फायर कर सके। तो ये जो उनका रिक्वायरमेंट था, इसको कहते हैं जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने ग्लोबल टेंडर इनिशिएट किए थे 2011 में, पर उनको कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हुए कोई कंपनीज मिली नहीं, तो इसीलिए इसको फिर कैंसिल कर दिया गया 2015 में। और इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम सिर्फ 7.62 mm कैलिबर असॉल्ट राइफल्स के लिए रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डालेंगे, जो सितंबर 2016 में किया गया। इसके अलावा यहाँ पे एक्चुअली इंडिजिनियसली राइफल डेवलप की गई है 7.62 mm कैलिबर की बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो ये डेवलप किया इन्होंने और ये ट्रायल्स भी अंडरटेक किए जा रहे हैं अभी, लेकिन आर्मी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये जो रिजेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि कहा गया कि यहाँ पे काफी सारे फॉल्ट्स पाए गए, स्टॉपेजेस पाए गए मोर देन 20 टाइम्स। तो ये 20 टाइम्स से ज्यादा थे, मतलब कि मैक्सिमम परमिसिबल स्टैंडर्ड से भी ज्यादा थे। इसीलिए ये जो प्रेजेंटली इंडिजिनियसली डेवलप्ड राइफल जो प्रेजेंट कंडीशन में, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें काफी सारा वर्क करने की जरूरत है। तो लेकिन आर्मी की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए वो अभी कंसिडर कर रहे हैं कि फिर से वो प्रोक्योर करने के लिए स्टेप्स लेंगे ये 7.62 mm असॉल्ट राइफल। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहती है कि हमने ये असॉल्ट राइफल सुओ मोटो डेवलप किया, मतलब खुद से, किसी के ऑर्डर पे नहीं डेवलप किया है, और ये हमने सिर्फ 6 महीने में डेवलप कर दिया। और ये जो ग्लोबल बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स है उनको ध्यान में रखते हुए ये राइफल डेवलप की गई, पर जो टेस्ट है उसमें वो फेल हुई। ऑलरेडी प्रेजेंटली जो आर्मी इंडिजिनियस जो असॉल्ट राइफल्स यूज करी है वो भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, इंसास।
इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम पर, अब वो इसको रिप्लेस करने के लिए कर रही है, स्टेप्स ले रही है। तो ये है, तो ये कई बार पहले भी न्यूज में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर टू रिजेक्ट एयर इंडियाज डेट। तो ये एयर इंडिया भी कई बार न्यूज में रह चुकी है। तो एयर इंडिया का डेट बर्डन काफी ज्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसीज टू। तो यहाँ पे उनका डेट बर्डन फिलहाल है 50,000 करोड़ रुपीज। तो एयर इंडिया का जो स्टेक है, गवर्नमेंट चाहती कि ये उसको सेल कर दे, पर उसको सेल करने के लिए अगर इतना ज्यादा डेट बर्डन होगा तो कोई इसको प्राइवेट सेक्टर खरीदेगी भी नहीं। कहा गया है कि टाटा ग्रुप ने इंटरेस्ट बताया है कि वो एयर इंडिया को खरीदना चाहते हैं, पर गवर्नमेंट ने कहा है कि पहले डेट को रिस्ट्रक्चर करना होगा, उसके बाद ही कोई इसको खरीदेगा। और ये भी क्लैरिफाई किया है कि पूरा जो बिडिंग होगा पूरा ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस होगा, ऑक्शन किया जाएगा और उसमें ही जिनको ये स्टेक सेल किया जाएगा, तो वो भी क्लैरिफाई किया गया है। प्लस वो कह रहे हैं कि ये अभी 50,000 करोड़ बर्डन कैसे इसको रिजॉल्व करना है। तो एविएशन मिनिस्ट्री ने 3 ऑप्शंस बताए हैं। तो पहला है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा जाए कि आप ये थोड़ा एयरलाइन का डेट आप ले लो। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों लेगी? तो कह रहे हैं कि एयरलाइन ने अब ऑपरेशनल प्रॉफिट बताया है 10 साल बाद पहली बार, और ऑपरेशनल प्रॉफिट रजिस्टर किया गया ऑफ 105 करोड़ इन 2015-16। तो मतलब ऑपरेशनली जो इनपुट कर रहे, जितना डाल रहे, पुराना बर्डन है, लेकिन जितना अब वो है उनके, जितना वो इनपुट कॉस्ट लगता है और आउटपुट है, तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है, मार्जिन है, मतलब 105 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये पॉइंट पे इसको सेल किया जा सकता है कि डेट आप ले भी लोगे तो ये आप रीपे कर पाएंगे, मतलब इनमें रीपेमेंट पोटेंशियल है, तो वो बताया जाए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर कन्विंस होती है तो ग्रेट, ये फर्स्ट ऑप्शन है। अगर नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन है कि फिर से जो बैंक्स है, ये पूरा जो 50,000 करोड़ का डेट है वो बैंक्स के पास है, तो फिर बैंक्स को कन्विंस करने की कोशिश की जाए कि जो डेट का थोड़ा पोर्शन है वो इक्विटी में कन्वर्ट कर दे एयरलाइन, कि ये वो उनका शेयर हो जाए, एयरलाइंस के अंदर उनका शेयर है। तो ये भी क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो वो शेयर भी रखेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा, तो इससे वो डेट बर्डन कम होगा। क्योंकि डेट इतना ज्यादा है तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना ज्यादा होगा, वो पॉइंट है, इसीलिए डेट रिस्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकंड ऑप्शन है। लेकिन बैंक्स को कई बार स्टेप निगोशिएशंस करने की कोशिश की गई है कि ये कन्विंस किए जाए इनको कि ये इक्विटी में कन्वर्ट करे डेट को, पर बैंक्स रेडी नहीं हुए। तो फिर से एक बार फिर से फ्रेश निगोशिएशन किया जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन है। अगर ये भी नहीं पॉसिबल हुआ तो थर्ड ऑप्शन जो है वो है कि ये जो एयर इंडिया के जो एसेट्स है, जगह होगा, लैंड है, बिल्डिंग्स वगैरह जो है, उनको बेच दिया जाए ताकि डेट बर्डन को कम किया जा सके। तो ये रीजिकिंग किया जाएगा ऑफ द डेट, उसके बाद इसमें डिसइन्वेस्टमेंट के स्टेप्स लिए जाएंगे। तो ये एयर इंडिया का डेट और पूरा ये जो डिटेल्स है ये ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे में भी रिसेंटली जो हमने देखा है डिटेल में डिस्कस्ड है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और अभी इसके ऊपर और भी न्यूज आगे आने वाली है कि एयर इंडिया को कैसे इसका डेट बर्डन रिजॉल्व किया जाएगा और फिर इसको कैसे डिसइन्वेस्ट किया जाएगा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो है। और एविएशन मिनिस्ट्री ने एक और पॉइंट क्लैरिफाई किए कि वो नहीं चाहते हैं कि पूरा का पूरा प्राइवेटाइज हो जाए, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि एक माइनॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट का इसमें रहे। और ये डेट बर्डन यहाँ दिखाया गया और ऑपरेशनल प्रॉफिट भी। तो ये ऑपरेशनल प्रॉफिट 105 करोड़ का 2015-16 में पहली बार रजिस्टर किया एयर इंडिया ने आफ्टर 10 इयर्स। और ये बाकी जो उनकी सब्सिडियरीज है, थोड़ी प्रॉफिट मेकिंग है, थोड़ी अभी भी लॉस मेकिंग है, तो वो डिटेल्स यहाँ दिए गए। फिर ये है रिगार्डिंग डेट। तो 50,000 करोड़ का जो डेट है उसमें से 30,000 करोड़ वर्किंग कैपिटल डेट है और एयरक्राफ्ट रिलेटेड डेट 20,000 करोड़ है। और इसके ऊपर जो एनुअल इंटरेस्ट जाता है हर साल वो है 4,500 करोड़। तो इतना तो सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है क्योंकि इतना डेट। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट को रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लेने हैं। तो यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि जो डेट है उसमें से 20,000 करोड़ जो डेट है वो सस्टेनेबल है, मतलब एयर इंडिया प्रॉफिट करेगी तो वो ये डेट को ना रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट रीपे कर सकती है। लेकिन इतना हाई इंटरेस्ट पेमेंट जो है 4,000 करोड़ प्लस वो डिफिकल्ट है। तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया। तो इंटरेस्ट लोअर करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, मतलब डेट कम करेंगे तो इंटरेस्ट कम होगा। फिर अगला न्यूज आइटम है रिजॉल्व 55 अकाउंट्स इन 6 months और फेस आईबीसी आरबीआई। तो आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि 55 हाई वैल्यू केसेस है बैड लोन्स के, इनको ये रिजॉल्व करे 6 महीने के अंदर। अगर ये 6 महीने के अंदर बैंक्स रिजॉल्व नहीं करेगी, बैड लोन केसेस है, एनपीएस है, अगर नहीं करेगी तो ये सारे केसेस जाएंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर। तो जो प्रोसेस उधर है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म वो इन पे अप्लाई किया जाएगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि आरबीआई ने 12 अकाउंट्स
आइडेंटिफाई किए हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होगी उनके ऊपर आईबीसी के अंदर, तो ये मेजर एनपीएस है। तो ये हर एक का एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो एटलीस्ट जो ये लोन ड्यू है, आउटस्टैंडिंग लोन है, वो 5000 करोड़ हर एक अकाउंट का है। ऐसे 12 अकाउंट है, 5000 करोड़ प्लस इनके आउटस्टैंडिंग लोन है। अगर इन सबको ऐड किया जाए तो ये टोटल 25% ऑफ टोटल एनपीएस है बैंक्स के। तो ये 12 अकाउंट्स को तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में आईबीसी में डाला गया है। अब 55 हाई वैल्यू केसेस और आइडेंटिफाई किए गए, 6 महीने में रिजॉल्व करे बैंक्स, तो ये भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर जाएगा। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीजर है वो हम देखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये जो एनपीएस है, टोटल एनपीएस एक्चुअली बैंक्स में है इंडिया में, तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में 8 लाख करोड़ का टोटल एनपीए, तो ये 25% मतलब ये 2 लाख करोड़ एनपीएस, और ये 8 लाख करोड़ में से भी 6 लाख करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास और सिर्फ 2 लाख करोड़ प्राइवेट सेक्टर। तो ये एनपीए बर्डन है इंडिया के बैंकिंग सिस्टम पे। और जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अभी इंप्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये 12 अकाउंट से स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसमें प्रोसीजर ये है कि पहले 14 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा, तो ये केस एडमिट किया जाए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। तो ये एनसीएलटी या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में एस्टैब्लिश किया गया है। तो अगर एनसीएलटी केस एक्सेप्ट करती है, उसके बाद 30 दिन दिया जाएगा कि बैंक्स हायर करे, क्रेडिटर्स मतलब बैंक्स हायर करे इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स। तो इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेंगे। तो देखेंगे कि इसको कैसे इंसॉल्वेंसी कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये इनको 180 डेज का टाइम दिया जाएगा। अगर इनको एक्सटेंशन चाहिए तो 90 डेज एक्सटेंशन परमिट किया जा सकता है। इसके बाद जो इनका रिपोर्ट आएगा, जो इंसॉल्वेंसी के लिए वो प्लान देंगे, वो प्लान फिर डिस्कस किया जाएगा। अगर ये एक्सेप्ट किया गया तो ग्रेट, अगर नहीं एक्सेप्ट किया गया, बैंक्स ने इसको नहीं एक्सेप्ट किया, तो फिर लिक्विडेशन होगा। मतलब जो पूरा जो अकाउंट है, ये जो कंपनीज है, उनको लिक्विडेट किया जाएगा, उनको सेल किया जाएगा, और जो एसेट्स है वो रिकवर किए जाएंगे, मतलब लोन रिकवर किया जाएगा। तो ये, तो यहाँ पे यही डिटेल्स दिए गए। तो ये जो 8 लाख करोड़ का एनपीए, 6 लाख इसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है, और ये 12 अकाउंट से अब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इंप्लीमेंट करना शुरू किया जा रहा है। तो वो है, और ये पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का प्रोसेस दिया गया जो अब हमने डिस्कस किया था। एनसीएलटी के सामने पहले जाएगा केस, फिर 30 डेज में उनको ये एक्सेप्ट करना है, फिर 30 डेज में उनको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करना है, फिर उसके बाद 180 डेज मतलब 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा रेजोल्यूशन प्लान देने को, और रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ ग्रेट, नहीं तो लिक्विडेशन। तो ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड प्रोसेस। तो ये भी अब डिटेल में पता होना चाहिए, कई बार न्यूज में आने वाला है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।